अगस्त 1947 पंजाब के 5 दरियाओं का पानी खून से लाल हो गया। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। कल तक जो पड़ोसी थे एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे, आज एक दूसरे के गले काट रहे थे, भाई कसाई बन चुके थे। हमेशा यही कहा गया है कि फसाद बंटवारे का नतीजा था, पार्टीशन का रिजल्ट था, बल्कि गोरे सिरिल रैडक्लिफ की खींची गई उल्टी सीधी लकीरों का रिएक्शन था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई इंसान एक दिन में किसी का दोस्त नहीं बनता और अपने बचपन के दोस्तों का दुश्मन तो बिल्कुल नहीं बनता। मतलब 1947 में जो कत्ले-आम हुआ वो कोई अचानक फटने वाला बम नहीं था, ये वो लावा था जो सदियों से पक रहा था। इस कहानी का आगाज पार्टीशन से नहीं होता, बल्कि ये तो शुरू हुई थी बहुत पहले, सदियों पहले। तो आखिर वो कौन सा मोमेंट था जब हिंदुस्तान की कौमों के दरमियान एतमाद टूट गया? वो कौन सा दिन था जिसमें हम अलग हो गए? आज इनकलाब पर हम 1947 से पीछे जाएंगे, 1937 में, 1857 में, बल्कि 17वीं सदी में, और तलाश करेंगे नफरत की उस जड़ को जिसने हम सबको बांट दिया, बंटवारे से बहुत बहुत पहले ही। उन्नीस सौ सैंतालीस में पाकिस्तान और भारत बन गए। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई और शायद सबसे बड़े फसादात भी। ये दंगा फसाद क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें पहले उस झूठ को समझना होगा जो बॉर्डर के दोनों तरफ बोला बल्कि पढ़ाया जाता है कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन थे। असल बात यह है कि सदियों तक हिंदुस्तान के देहातों में मजहब एक पहचान, एक आइडेंटिटी नहीं, बल्कि पूजा पाठ और इबादत का तरीका था। आम हिंदू और आम मुसलमान एक ही जबान बोलते थे, एक ही लिबास पहनते थे, और उनके दरमियान बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स यानी धर्म के नाम पर दंगों की कोई तारीख नहीं मिलती थी। कम से कम अंग्रेजों के आने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ये जहर कहाँ से आया? उसकी काश्त हुई 3 मरहलों में। सबसे पहले तारीख को बदला गया, फिर दिमागों को बदला गया, और आखिर में सियासत ने इसे एक हथियार बना लिया। सबसे पहला वार तारीख पर हुआ। आज हमें बताया जाता है कि औरंगजेब और शिवाजी की जंग इस्लाम और हिंदू मत की जंग थी। क्या वाकई? अगर ऐसा है, औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था, तो उसका सेनापति यानी आर्मी चीफ एक हिंदू राजपूत राजा जय सिंह क्यों था? और अगर शिवाजी सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन थे, तो उसकी फौज की तोपखाने का सरबराह एक मुसलमान इब्राहिम खान क्यों था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतने अहम ओहदों पर दुश्मन मजहब का आदमी क्यों? क्योंकि रियासत इस तरह सोचती ही नहीं। वो मेरिट को देखती है, एबिलिटी को देखती है, मजहब को बिल्कुल नहीं। और हकीकत ये थी कि मुगल और मराठों की जंग कोई धर्म युद्ध नहीं था, कोई जिहाद नहीं था, बल्कि ये 2 बादशाहों की पॉलिटिकल वॉर थी। इस बात को समझना है तो इससे समझें कि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हिंदू राजाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि दक्कन की 2 मुस्लिम रियासतों बेजापुर और गोलकंडा को खत्म करने में लगाया था। लेकिन जब 19वीं और 20वीं सदी में कौम परस्ती का जोर आया, तुर्क से लेकर अरब इलाकों तक हर जगह नेशनलिज्म ने जोर पकड़ा, तो मुगल मराठों की सियासी जंग को भी मजहबी रंग दे दिया गया। हिंदुओं के लिए शिवाजी हिंदू धर्म के रक्षक बन गए और मुसलमानों के लिए औरंगजेब इस्लाम के हीरो। और यहाँ से हिंदुस्तान में खड़ी हो गई पहली दीवार, जिसके एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ वो। लेकिन ये चीज अभी नफरत के लेवल पर नहीं पहुंची थी, लेकिन इस नफरत को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया एक ऐसी ताकत ने जिसका ताल्लुक यहाँ से था ही नहीं। ये थे अंग्रेज, जो 17वीं सदी में हिंदुस्तान आए और फिर ऐसे कदम जमाए कि यहाँ की सबसे बड़ी पावर बन गए। 1857 में जब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर उनके खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी, तो अंग्रेज़ों को समझ आ गया कि अगर उन दोनों को अलग ना किया तो उनका राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने तारीख को दोबारा लिखने का मंसूबा बनाया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिंदुस्तान की तारीख को हिस्सों में बांटा। कदीम ज़माना, जिसे उन्होंने हिंदू दौर कहा, मिडिल एजेस, जिसे उन्होंने मुस्लिम दौर कहा, और मॉडर्न एरा यानी जदीद दौर, जिसे उन्होंने ब्रिटिश दौर कहा। ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने शायद पहली बार हिंदुओं के दिल में ये ख्याल डाला कि मुसलमानों का दौर तो असल में डार्क एज था। ये नैरेटिव गोरे ही लाए थे कि मुसलमान तो बाहर से आए हुए लुटेरे हैं, जालिम हैं, जिन्होंने हिंदुओं को गुलाम बनाया, उनके मंदिर तोड़े और उनके कल्चर को तबाह किया। ये एक ऐसी चाल थी जिसने हिंदुस्तान में मेजॉरिटी रखने वाले हिंदुओं में
صدیوں پرانے فرضی زخم تازہ کر دیے۔ اب ایک عام ہندو مسلمان کو بھائی نہیں، پڑوسی نہیں، بلکہ ظالم کی نشانی سمجھنے لگا۔ لاوا اندر ہی اندر پکنا شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا اس کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے رفٹ سامنے آیا 1905 میں بنگال کی پارٹیشن کے وقت۔ انگریزوں نے بنگال کی بڑی اسٹیٹ کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا تاکہ انتظام چلانے میں آسانی ہو۔ مسلمانوں نے تو اس پر خوشی منائی کیونکہ الگ اسٹیٹ بننے سے ان کا فائدہ تھا، لیکن ہندو غصے میں آ گئے۔ نیشنلسٹوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، پروٹیسٹ اور ہنگامے ہونے لگے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس جو سب کی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ یہ پہلا بڑا گھاؤ تھا جو ہندو مسلم یونٹی کو لگا تھا۔ پھر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی۔ اس کے باوجود دراڑ اتنی گہری نہیں تھی۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے ہندو مسلم دوبارہ قریب آئے۔ 1919 میں یعنی آج سے کوئی 100 سال پہلے بھی عالم یہ تھا کہ خلافت تحریک میں ہندو مسلم ایک تھے۔ خلافت مسلمانوں کا مسئلہ تھا، لیکن مہاتما گاندھی سے لے کر بال گنگادھر تلک تک تمام ہندو رہنما مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ یہ تحریک ہندو مسلم ایکتا اور دوستی کی بہترین مثال تھی۔ لیکن جب فسادات کی وجہ سے 1922 میں گاندھی جی نے نان کوآپریشن موومنٹ ختم کی تو خلافت تحریک بھی ختم ہو گئی اور سمجھیں ایک بڑی دراڑ پڑ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نسلوں کے ساتھ ساتھ دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں اور سیاست اپنے وار کر رہی تھی۔ 1923 میں کانگریس کی جانب سے بنگال ایکٹ کو ریجیکٹ کرنا، پھر 1928 میں نہرو رپورٹ کا جاری ہونا جس میں مسلمانوں کے لیے الگ ووٹنگ کو رد کیا گیا، پھر مالابار بغاوت، اور پھر 1930 کی دہائی میں بقر عید پر گائے ذبح کرنے پر ہونے والے دنگے فسادات۔ ایک کے بعد ایک واقعہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہا تھا، یہاں تک کہ 1937 کے الیکشن آ گئے جس میں کانگریس کو شاندار کامیابی ملی۔ اس کامیابی کا راز مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ایک گھناؤنی سازش بھی تھی۔ اس پر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے۔ خیر، یوپی یعنی یونائٹڈ پروونس میں مسلم لیگ اور کانگریس نے مل کر الیکشن لڑا تھا۔ مسلمان لیڈروں کو امید تھی کہ جیت کے بعد ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی، لیکن جیت کے نشے میں چور کانگریس نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی۔ جواہر لال نہرو نے مسلم لیگ کو سرکار میں شامل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ الیکشن سے پہلے اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے شرط رکھی کہ اگر حکومت میں آنا ہے تو مسلم لیگ ختم کر کے کانگریس میں مل جاؤ۔ یہ مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ کھلا اعلان تھا کہ اب 2 الگ راستے بن چکے ہیں۔ مسلم لیگ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ابھی تو انگریز گئے نہیں تو یہ حال ہے، اگر چلے گئے تو ڈیموکریسی کا مطلب ہوگا ہمیشہ اکثریت یعنی ہندوؤں کی حکومت۔ مسلمانوں کو پاور میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور صرف ایک پرماننٹ مائنورٹی بن کر رہ جائیں گے۔ اس خوف نے، مسٹرسٹ نے ہی مسلمانوں کو ایک الگ وطن مانگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ 1937 ہی تھا جب متحدہ ہندوستان کا خواب پریکٹیکلی مر گیا تھا، اور 1940 میں پاکستان ریزولوشن کے ساتھ ہی ہندو اور مسلمان ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ جو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے اب سیاسی دشمن بن چکے تھے۔ لیکن ہندوستان میں صرف ہندو اور مسلمان تو نہیں تھے، ایک اور بڑی طاقت بھی تھی، خاص طور پر پنجاب میں، جس کے بغیر تقسیم کی یہ خونی داستان مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے سکھ اور مسلمان، جن کی پنجاب میں زبان اور کلچر ایک تھا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک تھا۔ وہ 1947 میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ اس نفرت کی جڑیں 1937 میں نہیں بلکہ 17ویں صدی کے مغل درباروں میں ہیں۔ اگر آپ 16ویں صدی کے پنجاب میں ہوتے تو آپ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایک دن سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، کیونکہ سکھ مذہب کی بنیاد نفرت پر نہیں بلکہ روحانی سانج پر رکھی گئی تھی۔ سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک اپنے بہترین دوست اور ساتھی بھائی مردانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جو پیدائشی مسلمان تھے۔ سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب میں جہاں سکھ گروؤں کی باتیں ہیں، وہیں ایک مسلمان صوفی بابا فرید کے شعر بھی پوری عقیدت سے شامل ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ سکھوں کے سب سے پوتر مقام ہرمندر صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد بھی ایک مسلمان صوفی حضرت میاں میر نے رکھا تھا۔ یہ محبت اور بھائی چارے کا زمانہ تھا، لیکن پھر دھرم کا پولیٹکس میں استعمال شروع ہوا اور سیاہی کی جگہ خون نے لے لی۔ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا پہلا بیج بویا گیا مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں۔ جہانگیر کو گرو ارجن دیو کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، سیاسی خطرہ۔ انہیں ڈر تھا کہ پنجاب میں ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، اور جب جہانگیر کے باغی بیٹے خسرو نے
गुरु से आशीर्वाद लिया तो उन्हें बहाना मिल गया। उन्होंने गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार किया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करवा दिया। ये था वो मोमेंट जब सिखों की साइकी में एक बड़ी तब्दीली आई। इस वाक़ये ने सिखों को सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ माला जपने से हिफाजत नहीं होगी, अब हमें हथियार भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तो जहांगीर ने स्टार्ट लिया था, मामला तो खत्म होना अभी बाकी था, क्योंकि जो दरार जहांगीर ने डाली थी औरंगजेब ने इसे एक खूनी समंदर में बदल दिया। औरंगजेब के दौर में जब कश्मीरी ब्राह्मण आबादी ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी तो गुरु ने उनके लिए आवाज उठाई। ये खुली बगावत थी। गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, जहां चांदनी चौक पर उनका सर कलम कर दिया गया। इस वाक़ये ने सिखों और मुगलों, बल्कि ये समझें मुसलमानों के दरमियान सुलह के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब ये सिर्फ सियासी जंग नहीं थी, कम से कम सिखों के लिए तो मजहबी जंग बन चुकी थी, क्योंकि मसला उनके सर्वाइवल का था। तो 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिख मजहब को हमेशा के लिए बदल दिया। 1699 में उन्होंने खालसा की बुनियाद रखी और सिखों को संत सिपाही यानी सेंट सोल्जर्स बना दिया। उन्होंने सिखों को 5 निशानियां दी: कच्छा, कड़ा, कंघा, केस और करपान। उनमें सबसे अहम थी केस यानी बाल ना कटवाना, और करपान यानी तलवार या बड़ा खंजर। ये सिर्फ मजहबी अलामत नहीं थी, बल्कि सियासी बयान था, एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, क्योंकि मुगल दौर में सिर्फ एलीट क्लास को ही हथियार रखने और पगड़ी बांधने की इजाज़त थी। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने अपने हर फॉलोअर को हथियार थमा दिया और सर पर पगड़ी सजा दी। उन्होंने नारा दिया, चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, यानी चिड़ियों को मैं बाजों से लड़ाता हूँ और गीदड़ों को शेर बनाता हूँ। ये मुगल सल्तनत के खिलाफ एक खुली और हथियार बंद बगावत थी। अगली 2 सदियों तक पंजाब जंग का मैदान बना रहा, कभी मुगल तो कभी अहमद शाह अब्दाली के अफगान। सिखों ने सबका मुकाबला किया और इस दौरान पंजाब की लोक दास्तानों और गीतों में एक जहरीला नैरेटिव भी आ गया, बल्कि मैं कहूँगा कि रच बस गया। इन कहानियों में जालिम का चेहरा हमेशा एक मुस्लिम हुक्मरान का होता और मजलूम हीरो हमेशा एक सिख होता। मुगलों के जुल्म, अब्दाली के हमले और सिखों की कुर्बानियाँ, ये सब एक कलेक्टिव मेमोरी बन गए। सिख भूल गए कि उनके गुरुओं के साथ मुसलमान मुरीद भी मुगलों से लड़े थे। वो भूल गए कि ये जंग बादशाहों के खिलाफ थी, इस्लाम के खिलाफ नहीं। लेकिन अब उनके जहनों में मुसलमान और दुश्मन एक चीज़ हो गई। और जब 1799 में पंजाब पर सिख राज कायम हुआ तो मुसलमानों की शामत के दिन आ गए। सिख राज में मुसलमान मेजॉरिटी थे, तकरीबन 70% आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन उनका हाल ही सबसे बुरा था। लाहौर की बादशाही मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया, वहाँ घोड़े बांध दिए जाते थे और फिर बारूद खाना बना दिया गया। मुसलमान अपने सबसे बड़े सूबे में दूसरे दर्जे के शहरी बन गए। लावा अंदर ही अंदर पक रहा था। सिख राज खत्म हो गया, ब्रिटिश राज शुरू हो गया। यहाँ तक कि 1947 आ गया, बंटवारे का ऐलान हुआ। सिखों के तमाम धार्मिक स्थान वहाँ चले गए जहाँ पाकिस्तान बना। सिखों के पास्ट का एक एक जख्म हरा हो रहा था। कहानियों और गीतों में मौजूद बातें ताज़ा हो गई। सदियों की दबी हुई नफरत, खौफ और इंतकाम का लावा फट पड़ा। और फिर हिंदुस्तान भर से पाकिस्तान हिजरत करने वाले मुसलमान इसकी जद में आ गए। 1947 में सिखों ने मुसलमानों को नहीं मारा और मुसलमानों ने सिखों को नहीं मारा। उन्होंने अपने अपने जहनों में मौजूद तारीखी दुश्मनों को मारा। आपने देखा मुगल और मराठों की सियासी जंग को किस तरह मजहबी रंग यानी रिलीजियस टच दिया गया। अंग्रेजों ने किस तरह डिवाइड एंड रूल के जरिए हमारी तारीख को रीराइट किया और सिखों और मुसलमानों के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमी ने किस तरह पंजाब को बारूद का ढेर बना दिया। तो 1947 में जो हुआ वो मजहब का जुनून नहीं था, इस्लाम, हिंदू मत या सिख मत की तालीम का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके मानने वालों की तारीख को गलत इस्तेमाल करने की जंग थी। सियासतदानों को वोट और ताकत चाहिए थी और ताकत हासिल करने का सबसे आसान तरीका उस वक्त भी वही था जो आज है, नफरत और खौफ। हिंदू लीडरों ने औरंगजेब का खौफ बेचा, मुस्लिम लीडरों ने हिंदू राज का खौफ, सिख राज से नफरत बेची और सिख लीडरों ने मुगलों के मजालिम का खौफ बेचा। सब ने पुराने जख्मों को भरने के बजाय उन्हें कुरेद कुरेद कर ताज़ा कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को यकीन दिलाया कि तुम्हारा पड़ोसी जिसके साथ तुम सदियों से रह रहे हो वही तुम्हारा असल दुश्मन है, यानी आम इंसान, चाहे वो हिंदू हो,
मुस्लिम हो या सिख, वो तो बस एक मोहरा था। असल खिलाड़ी तो वो थे जो कुर्सियों पर बैठे थे। और इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि ये कहानी 1947 में ख़त्म नहीं हुई। एक बार एक दूसरे को मार पीट कर, कत्लेआम करके खून ठंडा हो जाता तो शायद सब्र कर लेते, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत साबित हुई। और आज 78 साल बाद भी हम उसी तारीख के कैदी हैं। आज भी इंडिया में औरंगजेब को विलन बनाकर वोट मांगे जाते हैं, और पाकिस्तान में भी आज तक उस नफरत को जिंदा रखा जाता है जो पार्टीशन के मौके पर दिखाई गई थी। बॉर्डर तो जो बने सो बने, जहनों के अंदर खड़ी दीवारें और भी ऊंची हो गई, और आज भी यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख उसी खूनी मूवमेंट का कैदी बना हुआ है। तारीख अगर ईमानदारी से पढ़ाई जाती तो आपको अच्छा सबक देती, लेकिन अगर आपका मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो तो वो हथियार बन जाती है। 1947 की नफरत से निकलने का हमारे पास एक ही रास्ता था, और एक ही रास्ता है। हमें मानना होगा कि हमारे आबाओ अजदाद फरिश्ते नहीं थे, वो इंसान थे। उन्होंने गलतियां की, औरंगजेब ने भी गलतियां की, शिवाजी ने भी, सिखों ने भी, और अंग्रेज़ों ने तो गलतियां नहीं, जराइम किए। अंग्रेज़ों से आज हम सब के रिलेशन अच्छे हैं, बावजूद इसके कि सबसे बड़ा जुल्म उन्होंने ही हमारे साथ किया। लेकिन हम जो एक धरती के बासी हैं, एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं। तो जब तक तारीख में अपने हीरोज़ और विलन्स के बुत तोड़कर सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे, हम कभी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे। आखिर में सवाल ये है, क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को भी वही जहरीली तारीख पढ़ाएंगे जिसने 1947 में पंजाब को जलाया था, या हम उन्हें वो तारीख पढ़ाएंगे जो बाबा फरीद और गुरु नानक की सांझी मोहब्बत से शुरू हुई थी? फैसला आपके हाथ में है।